हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूं न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच एके सिविल एकेडमी द्वारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाने वाला बैच है, जहां आपको संपूर्ण प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है 2027 के लिए। क्लियर है? अब प्रीलिम्स की तैयारी के बाद जो हम सब के माइंड में सबसे बड़ा हर्डल या सबसे बड़ी समस्या होती है वो है मेंस की। प्रीलिम्स हमने क्लियर कर लिया, एक पड़ाव हमने पार कर लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा जो इस पूरी परीक्षा का सबसे मुख्य भाग है वो है मेंस। और मेंस आपसे तब क्लियर होता है या मेंस आपसे तब बनता है या आपका पढ़ना तब सार्थक होता है जब आपसे आंसर राइटिंग आती है। और आंसर राइटिंग के लिए आपको एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर एके सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, जहां आपको दिखेगा इन्फिनिटी प्लस बैच। दोस्तों, इन्फिनिटी प्लस बैच के बारे में हम 1 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद अपने आज के लेक्चर्स को और एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, इन्फिनिटी प्लस बैच एके सिविल एकेडमी का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसमें आपको संपूर्ण मेंस की तैयारी 2 बार करवाई जा रही है। 2 बार मतलब एक बार आपको रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, जिसकी पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर्स देखने के बाद या पहले। ये जो लेक्चर्स होंगे आपके, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होने वाले हैं। क्लियर है? यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको फिर से दोबारा पूरा मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि लाइव क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पेपर 1 से पेपर 6 तक की पूरी तैयारी दोबारा करवाई जाएगी, जिससे आप आंसर राइटिंग में बहुत ही ज्यादा मजबूत बन सके आगे, क्योंकि यही है हमारी स्ट्रेंथ जो हमें आगे लेके जाती है। अगर मेंस अच्छा गया तो इंटरव्यू में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर? इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की है। फिर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच के बारे में, आपकी तैयारी से संबंधित, आप यहां बने व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे मेंटोर से व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है, इस बैच में आपको फ्री मटेरियल के तौर पर इस बैच के यानी कि न्याय बैच के अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कर रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी फ्री मटेरियल के तौर पर। यानी कि आपको इसके लिए एक भी एक्स्ट्रा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक बार बैच का पैसा देना है, जिसके अंतर्गत आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको एके सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिसके चलते आप पूरी तरीके से करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, वेदर फॉर योर प्रीलिम्स, योर मेंस एंड योर इंटरव्यू। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का प्राचीन नाम क्या था? क्या सांची का प्राचीन नाम वेत्रावती था? नहीं, वेत्रावती प्राचीन नाम था किसका दोस्तों? बेतवा नदी का। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या था? वेत्रावती। आगे बेस नगरी या भेलसा, ये था प्राचीन नाम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का। आगे है दशपुर, तो दशपुर किसका प्राचीन नाम है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का। अब क्या बचा? कांकड़ाम, तो कांकड़ाम सांची का प्रमुख प्राचीन नाम है, यानी कि प्राचीन काल में सांची को कांकड़ाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सांची में क्या है? सांची में स्तूप है, जिसका जो निर्माण है वो मौर्य शासक अशोक ने करवाया है। मौर्य शासक अशोक ने सांची स्थित स्तूप का निर्माण करवाया है। ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? इसीलिए मध्य प्रदेश में सांची को हम बुद्धिस्ट सिटी के नाम से जानते हैं। इस स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने अपनी वाइफ महादेवी या श्रीदेवी के कहने पर करवाया था। यहां अशोक अपनी रानियों के साथ बोधि वृक्ष लेकर
खड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। इस स्तूप की जो डिस्कवरी है वो जनरल टेलर के द्वारा की गई। इस स्तूप की जो डिस्कवरी है वो जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी। कब? 1818 में। क्लियर? इस स्तूप के निर्माण की जो शैली है, इस स्तूप के निर्माण की जो शैली है दोस्तों, वो है भरहूत शैली। वो है भरहूत शैली। आप जब 200 रुपए का नोट लेकर मोमोज खाने जाते हैं तो हमें जिस आर्किटेक्चर की इमेज देखने को मिलती है वो और कुछ नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप ही है। क्लियर? तो ध्यान रखना है, सांची स्तूप में, सांची स्तूप का अलंकृत या सांची स्तूप का हमें आर्किटेक्ट या चित्र, आर्किटेक्ट नहीं बोलेंगे, सांची स्तूप का चित्र हमें किसमें देखने को मिलता है? 200 रुपीज नोट में, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन 2017 से। ध्यान रखना है ये बात आप सभी को। उसके बाद सांची में 3 स्तूप हैं। क्लियर? एक है महास्तूप, एक है काला स्तूप और एक है स्तूप थर्ड। तो महास्तूप जहां भगवान बौद्ध के अवशेष हैं, काला स्तूप जहां अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष हैं, और स्तूप थर्ड जहां बौद्ध के 2 मेजर डिसाइपल सारीपुत्र और महामोगलायन के अवशेष मेंशन हैं। क्लियर है? सांची स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जिन तोरण द्वार में गौतमी पुत्र शातकर्णी का मेंशन मिलता है। सांची अभिलेख की बात करें तो सांची इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा सांची इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया गया था, जिसके रचयिता आमर्क देव थे। और इसमें एक लेडी थी जिनका नाम था हरि स्वामिनी, उन्होंने महावीर के आर्य संघ को दान दिया था, ये मेंशन मिलता है। डोनेशन मेड टू द आर्य संघ ऑफ महावीर बाय द वुमेन नेम्ड हरि स्वामिनी। क्लियर है? तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा? सांची। यानी सांची का प्राचीन नाम क्या था? कांकड़ाम। भेलसा नगर वेत्रावती विदिशा का, और वेत्रावती ध्यान रखना है, वेत्रावती बेतवा नदी का प्राचीन नाम भी था। आगे दशपुर कहां पर, किसका प्राचीन नाम है? मंदसौर का। आइए देखते हैं अगला। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ मांडू? मध्य प्रदेश में स्थित धार जिले के मांडू का प्राचीन नाम क्या था? क्या धार जिले में स्थित मांडू का प्राचीन नाम दिलीप नगर था? तो नहीं, ये था दतिया का प्राचीन नाम। खानदेश, ये था बुरहानपुर का प्राचीन नाम, बुरहानपुर का प्राचीन नाम। शादियाबाद, ये था मांडू का प्राचीन नाम। अनलपुर, ये था शिवपुरी का प्राचीन नाम, शिवपुरी। तो आंसर क्या होगा? शादियाबाद। किसने मांडू का नाम परिवर्तित करके शादियाबाद रखा था? याद रखना है, होशंग शाह गौरी, दिलावर खान गौरी के बेटे होशंग शाह गौरी ने, इन्होंने मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद रखा था और नर्मदापुरम का नाम बदलकर अपने नाम पर होशंगाबाद रखा था। क्लियर है? लेकिन बाद में ये दोनों ही नाम चेंज कर दिए गए। मांडू का वापस मांडू हो गया और नर्मदापुरम का वापस नर्मदापुरम हो गया। क्लियर है? आगे दिलीप नगर दतिया, अनलपुर शिवपुरी और खानदेश बुरहानपुर। क्लियर? आगे देखेंगे दशपुर ऑफ मध्य प्रदेश नाउ नोन बाय, अभी हमने पढ़ा मंदसौर। क्लियर? अभी हमने पढ़ा क्या कि दशपुर का प्राचीन नाम क्या था? दशपुर का प्राचीन नाम था मंदसौर। आगे देखेंगे कटनी, तो कटनी का प्राचीन नाम क्या था? मुड़वारा। कटनी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मुड़वारा। वहीं अगर टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ का प्राचीन नाम था टेहरी। टीकमगढ़ का प्राचीन नाम था टेहरी। और अगर हम दमोह की बात करें तो दमोह का प्राचीन नाम था टुंडीकर। टुंडीकर किसका प्राचीन नाम था? दमोह का। तो इतनी चीजें याद रखनी है आप सभी को। मध्य प्रदेश में मंदसौर का प्राचीन नाम था दशपुर, कटनी में प्राचीन नाम था कटनी का मुड़वारा। आज भी कटनी में मुड़वारा स्टेशन है जो सबसे पुराना है। उसके बाद टीकमगढ़ का प्राचीन नाम था टेहरी और टुंडीकर था प्राचीन नाम दमोह का। क्लियर? ध्यान रखना है। 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? आप मध्य प्रदेश में
या मध्य प्रदेश के किस जगह पर या किस नगर पर जाकर ये कह सकते हैं कि आपने 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेवों की परिक्रमा पूरी कर ली, केवल वहां जाने बस से आपकी इतनी चीजें हो जाती हैं। तो वो है मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन। मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन, ध्यान रखना है। उज्जैन, जहां पर मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहां आप सभी अभी सावन के महीने में जाने वाले हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। ये उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती या अवंतिका था, अवंतिका नगरी। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सांची के स्तूप के निर्माण की जो शैली है वो कौन सी शैली है दोस्तों? भरहूत शैली। तो इसका आंसर क्या होगा? भरहूत शैली। क्लियर? भरहूत शैली। तो भरहूत शैली में सांची के स्तूप का निर्माण हुआ। वहीं मथुरा शैली और ये गंधारा शैली, तो मथुरा शैली में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण होता है। गंधार शैली में बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण होता है। और अमरावती शैली, जिसे सातवाहनों द्वारा शुरू किया गया था, उसमें साउथ की टेम्पल्स का निर्माण होता है। साउथ में जो मूर्ति होती है उनका निर्माण होता है। क्लियर है? ध्यान रखना है। जैन धर्म से संबंधित मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो मुक्तागिरी, अब आप सभी को पता होगा, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देखिए, लगभग हर साल आपसे एक ना एक जैन तीर्थ स्थल पूछा जाता है। क्लियर? जिसमें सभी हमें मालूम नहीं होते। हम मुक्तागिरी पढ़ लेते हैं, हम सोनगिरी पढ़ लेते हैं, हम 52 गजा पढ़ लेते हैं, बस इतने के अलावा हमें नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में ये जो मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल पूछा गया था, ये गलत करके आए थे, क्योंकि कभी किसी ने सुना ही नहीं कि मोहन खेड़ा नामक जैन तीर्थ स्थल है, और है तो कहाँ है। तो अब हम यहाँ पर एक लाइन से पूरे जैन तीर्थ स्थल लिखते हैं, जिससे हमारा एक से आगे आने वाले अगर क्वेश्चंस हैं तो ठीक, मतलब सारे हमारे करेक्ट हो जाए। यानी कि अभी यहां पर मुक्तागिरी है, हो सकता है आपसे एग्जाम में मंगलगिरी पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे मतुंगगिरी पूछ लिया जाए, इसीलिए हमें इसको ध्यान रखना है। चलिए लिखेंगे हम पूरे मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ स्थल। आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी, तो मुक्तागिरी कहां पर है? बैतूल में। यहां पर 52 जैन टेम्पल है। तो इसका आंसर तो हो गया हमारा बैतूल। ठीक है, अब आते हैं सोनगिरी। सोनगिरी, तो सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर है? दतिया में। और यहां पर ध्यान रखना है 108 जैन टेम्पल, यानी 108 जैन मंदिर हैं। वहीं अगर हम बात करें मतुंगगिरी, मतुंगगिरी ये है धार में। वहीं हम बात करें मोहन खेड़ा, मोहन खेड़ा ये भी कहाँ है? धार में। आगे बात करें मंगलगिरी, मंगलगिरी तो ये है सागर में। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल है देवास में, जो इनके लिए धार्मिक अध्ययन का केंद्र है। धार्मिक अध्ययन केंद्र, जो इनके लिए धार्मिक अध्ययन का केंद्र है। उसके बाद बात करें पावागिरी की, पावागिरी की तो ये कहां पर है? बड़वानी में, बाड़वानी में। ठीक है, सॉरी, पावागिरी है खरगोन में। पावागिरी कहां पर है दोस्तों? खरगोन में। क्लियर? यहां पर याद रखना है 99 जैन टेम्पल हैं, 99 जैन मंदिर स्थित हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करें 52 गजा। 52 गजा कहां पर है? ये है बड़वानी में। यहां पर 50
2 फीट ऊंची आदिनाथ की प्रतिमा है। आदिनाथ कौन है? जैन तीर्थंकर हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर। और एक है हमारा गोमट गिरी। गोमट गिरी ये है इंदौर में, और यहां पर 27 फीट ऊंची बाहुबली की मूर्ति है। बताते हैं बाहुबली कौन है, कटप्पा वाले बाहुबली नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख जैन तीर्थ स्थल हैं। हमसे क्या पूछा गया? मुक्तागिरी। देखिए क्यों बोला जाता है आपसे हर लेक्चर के स्टार्टिंग में कि यहां एक क्वेश्चन का मतलब एक नहीं बल्कि अनेक है। देखिए उसकी वजह है, हमसे पूछा गया कि जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी कहाँ है। अब हो सकता है आपसे द्रोणगिरी पूछ लिया जाए तो आप फिर कल कंप्लेन करने आएंगे कि आपने तो बोला था कि इसमें से आएंगे, पर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो वो चांस ही हम क्यों छोड़ें भाई। बताना ना बताना बाद की बात है, हमारा एम है कि आपका लॉस नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अगर यहां अपने 40-50 मिनट खर्च कर रहे हो तो उससे कुछ प्रोडक्टिव चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो जैन धर्म से संबंधित मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ है? बैतूल में। बैतूल में मुक्तागिरी में 52 जैन मंदिर हैं। वहीं बात करें सोनगिरी दतिया में जहां 108 जैन मंदिर हैं। मतुंगगिरी धार की बात करें, मतुंगगिरी धार में है। मोहनखेड़ा धार में, प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन। मंगलगिरी सागर में है। पुष्पगिरी देवास में जो जैनों के लिए धार्मिक अध्ययन का केंद्र है। पावागिरी खरगोन में है जहां 99 जैन मंदिर हैं। गोमटगिरी इंदौर में है जहां 27 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा है। तो ये बाहुबली तो 24 तीर्थंकरों में से नहीं है, लेकिन ऋषभ देव जी तो तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। और ऋषभ देव के बेटे थे जिनका नाम था बाहुबली। तो बाहुबली की प्रतिमा गोमटगिरी इंदौर में अलंकृत है और 52 गजा बड़वानी में है जहां 52 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ या तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएं। क्लियर है? मध्य प्रदेश के सभी जैन तीर्थ स्थल। आगे प्रसिद्ध जैन तीर्थ द्रोणगिरी कहाँ स्थित है? तो द्रोणगिरी हमने पढ़ लिया छतरपुर में। खरगोन में 52 गजा, इंदौर में गोमटगिरी, और फिर आपको ध्यान 52 खरगोन में हमारा पावागिरी और बड़वानी में हमारा 52 गजा। क्लियर? आगे देखिए मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल और मदन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में पर्यटन स्थल हैं? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय ना सही, लेकिन आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मदन महल सुनकर तो समझ में आ गया होगा कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं या प्रसिद्ध स्थल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। आगे देखेंगे बाघ नामक स्थान कहाँ स्थित है? क्या यह ग्वालियर के पास है? नहीं। भोपाल के पास? नहीं। उज्जैन के पास भी नहीं। ये कहाँ स्थित है? इंदौर के पास। आंसर इंदौर। इंदौर के पास धार स्थित है। धार में बाघ केव्स स्थित हैं। धार में बाघ केव्स स्थित हैं। बाघ केव्स के बारे में सभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है, आप वहां जाएं और उसको देखें। बाघ केव्स मध्य प्रदेश की प्रमुख गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के अजंता भी या मध्य प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का एलोरा फिर हम किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का एलोरा मंदसौर में स्थित धर्मराजेश्वर गुफाओं को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का अजंता मध्य प्रदेश में बाघ गुफाओं को कहा जाता है। क्लियर है? बाघ की गुफाओं की जो डिस्कवरी है, अच्छा निर्माण अगर बात करें तो ये गुप्त काल से संबंधित है, और इनकी जो डिस्कवरी है वो डेंगरफील्ड ने की थी। क्लियर है? इसमें 5 गुफाएं हैं जो बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। 5 गुफाओं में है ग्रह गुफा, पांडव गुफा, हाथी खाना, रंग महल, और एक है हमारा पाठशाला। तो ग्रह गुफा पहली गुफा, फिर है पांडव गुफा जिसका इस जो एरिया है वो विस्तृत है। फिर उसके बाद हाथी खाना, नाम से लग रहा है कि हाथी खाना सबसे विशाल होगी, लेकिन हाथी खाना सबसे विशाल नहीं बल्कि सबसे अलंकृत गुफा है।
जहां पर कई सारे चित्र रंग रोगान देखने को मिलता है। बात करें बाघ की सबसे बड़ा गुफा समूह, बाघ केव्स में स्थित सबसे बड़ा गुफा समूह, तो वो है बाघ केव्स के गुफा नंबर 4 यानी कि रंग महल। ये बाघ की सबसे बड़ी गुफा है। और पाठशाला ये धार्मिक अध्ययन का केंद्र है। तो आपसे एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें हम गुफा नंबर 4 को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ग्रह गुफा, पांडव गुफा, हाथी खाना, रंग महल और पाठशाला। तो चौथे नंबर की गुफा हमारी कौन सी है? रंग महल। क्लियर? आगे देखेंगे। विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ केव्स और उदयगिरी केव्स, ये मध्य प्रदेश में दोनों ही केव्स गुप्त काल से संबंधित हैं। क्लियर है? बाघ की गुफाएं और हमारी उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेक्रेटरी वीर सिंह देव ने करवाया था। क्लियर? अब यहां पर कितनी गुफाएं हैं? तो यहां पर टोटल 20 केव्स हैं। कितनी? 20, जिसमें केव नंबर 1 और केव नंबर 20 जो हैं वो किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। वहीं अगर बात करें गुफा नंबर 5, तो ये भगवान विष्णु या वराह अवतार से संबंधित हैं। भगवान विष्णु या वराह अवतार से संबंधित हैं। क्लियर है? तो बौद्ध गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं आपको ध्यान रखना है, उदयगिरी गुफाएं जैन धर्म की गुफाएं। कालिदास ने अपने ग्रंथ में उदयगिरी को नीचाऊ गिरी भी कहा है। उदयगिरी को नीचाऊ गिरी भी कहा है। किसने? कालिदास ने। क्लियर? गुफा नंबर 5 में वराह अवतार और गुफा नंबर 1 और 20 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। देखेंगे उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। जैन व हिंदू धर्म से संबंधित टोटल 20 गुफाएं, 1 और 20 जैन धर्म। गुफा क्रमांक 5 में वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। किस डायनेस्टी से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। आगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड, सबसे पहले तो याद रखना है मध्य प्रदेश में स्थित। अब देखिए रेवा कुंड आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आप फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा नर्मदा कुंड के बारे में पूछा जा रहा है। और नर्मदा नदी, नर्मदा कुंड मैकाल पहाड़ी से निकलती है और आप टिक लगाया होगे जाकर के अमरकंटक या अनूपपुर। तो दोनों आंसर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेवा कुंड स्थित है, मध्य प्रदेश के मांडू में। इस कुंड का निर्माण किसने बनवाया था या किसने करवाया था? बाज बहादुर ने। किसके लिए? रानी रूपमती के लिए। रानी रूपमती। तो ध्यान रखना है बाज बहादुर जो मालवा का अंतिम सुल्तान था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। बाज बहादुर की प्रेमिका थी रानी रूपमती, और रानी रूपमती ने बाज बहादुर से विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मुझे प्रतिदिन नर्मदा दर्शन कराएंगे, क्योंकि वो नर्मदा नदी की पूजा करती थी। तो बाज बहादुर ने किसका निर्माण करवा दिया? रेवा कुंड का। और उसके सामने उन्होंने निर्माण करवा दिया रूपमती पैलेस का। रूपमती पैलेस, जहां से प्रतिदिन रानी रूपमती क्या करती थी? रेवा कुंड के या नर्मदा जी के दर्शन करती थी। क्लियर है? ध्यान रखना है। इट इज लोकेटेड एट मांडू ऑन बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। इसका निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए नर्मदा दर्शन के लिए करवाया था। क्लियर? ध्यान रखना है। अगला है चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया? तो चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग भदौरिया वंश के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? भदौरिया वंश के द्वारा। शासक का नाम अगर पूछ लिया जाए तो भदौरिया वंश के बादन सिंह ने भिंड में स्थित अटेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अटेर दुर्ग मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर गांव में है, जिसका निर्माण भदौरिया वंश के शासक ने करवाया था। नाम क्या था? बदन सिंह। इसका मूल नाम देवगिरी किला भी था। भिंड का पुराना नाम भदवार या भदौरिया वंश के नाम पर ही था, क्योंकि यहां पर भदौरिया वंश का शासन था। आगे देखेंगे दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये सांची में भी स्थित नहीं है, ना तो भोपाल में और ना ही छिंदवाड़ा में। दिल्ली दरवाजा स्थित है धार के किले में। धार का किला।
धार किला जो कि मांडू में, मांडू धार में स्थित धार के किले में दिल्ली दरवाजा है। क्लियर है? टोटल 12 गेट्स हैं। धार का जो किला है जो मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है उसमें टोटल 12 गेट हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख दरवाजा है जिसे गेटवे टू मांडू भी कहा जाता है वो दिल्ली दरवाजा है। अब धार के किले में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर कालका देवी मंदिर है, यहां पर अब्दुल खां चंगेज का मकबरा है और यहां पर खरबूजा महल भी है। ध्यान रखना है इतनी बातें आपको। आनंदी बाई ने पेशवा बाजीराव को भी जन्म धार के किले में ही दिया था। एक चीज और ध्यान रखनी है, धार किले का जो निर्माण है वो लील उद्यान गिरी के नाम से राजा भोज ने करवाया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था उनके दक्षिण अभियान के दौरान या देवगिरी अभियान के दौरान। क्लियर है? देखिए लिखा है दिल्ली दरवाजा प्रमुख है जिसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित है। इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, राम गोपाल दरवाजा और तारापुर दरवाजा भी स्थित है। लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो आपसे केवल क्या पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस किले में दिल्ली दरवाजा स्थित है। क्लियर? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा महल ग्वालियर किला परिसर में स्थित नहीं है? तो ग्वालियर किला परिसर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला किसने बनवाया, कब बनवाया, उसमें कितने दरवाजे हैं, ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हमें उतना पढ़ने के बाद पता चल जाना चाहिए कि गुजरी महल ये भी ग्वालियर में है, कर्ण महल ये भी ग्वालियर में है, विक्रम पैलेस ये भी ग्वालियर किले में है, लेकिन शीश महल तो हमने पढ़ा है कि इसका निर्माण महाराजा उद्योत सिंह ने ओरछा में 1706 में करवाया था। इसका निर्माण ओरछा में महाराजा उद्योत सिंह द्वारा 1706 में करवाया गया था। तो आंसर क्या होगा? शीश महल ओरछा निवाड़ी में स्थित है, जबकि गुजरी, कर्ण और विक्रम महल ग्वालियर में। गुजरी महल का निर्माण मान सिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था, जिसे मृगनहनी भी कहते थे। ग्वालियर का विक्रम महल राजा मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य की याद में बना और ओरछा का शीश महल हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों के लिए अब उपलब्ध है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उद्योत सिंह ने 1706 में। इसे शीश महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर के ग्लासेस का प्रयोग किया गया। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर के ग्लासेस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश का वह किला कौन सा है जो हिंदू, मुस्लिम एवं अफगानी शैली में निर्मित है? मध्य प्रदेश का कौन सा किला हिंदू, मुस्लिम और अफगानी शैली में निर्मित है? आंसर है धार का किला। ध्यान रखना है, धार का किला। देखिए मैंने बोला था बाजीराव द्वितीय का जन्म इसी किले में हुआ था। खरबूजा महल अपनी अनोखी गुंबद संरचना के लिए लोकप्रिय है। क्लियर है? तो खरबूजा महल हो, कालिका देवी मंदिर हो या अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा हो, तीनों ही धार किला परिसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का वह किला कौन सा है जो महाभारत कालीन राजा नल एवं दमयंती की प्रणय गाथाओं से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के किस किले में हमें नल दमयंती की प्रेम कहानियों का वर्णन मिलता है या नल दमयंती की प्रेम कहानियों का चित्रण मिलता है? तो इसका आंसर है नरवर फोर्ट, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। वहीं बात करें चंदेरी के किले की, तो इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने करवाया था। कीर्तिपाल ने, जब बाबर ने मेदिनी राय पर अटैक किया था बैटल ऑफ चंदेरी के तहत, तब 800 राजपूत रानियों ने इस किले में जौहर परफॉर्म किया था। इसीलिए इस किले में जौहर कुंड भी है, जौहर कुंड भी है, नौखंडा महल भी है, नौखंडा महल भी है और हवा महल भी है। ध्यान रखना है, जौहर कुंड, नौखंडा महल और हवा महल मध्य प्रदेश के किस किला परिसर में स्थित है? तो चंदेरी फोर्ट, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बेतवा नदी के किनारे करवाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा फोर्ट, ओरछा का किला, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह देव बुंदेला।
अब इसमें भी बहुत कुछ स्थित है। जहांगीर महल स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है, राम राजा मंदिर स्थित है। राम राजा मंदिर की बात हमने पहले भी की है। राम राजा मंदिर पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आज भी भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। यानी आज भी प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे राजा राम को तोपों से सलामी दी जाती है पुलिस वालों के द्वारा। क्लियर है? जो संध्या आरती, जिसे संध्या आरती भी बोलते हैं, भगवान राम सिंहासन पर विराजित हैं और उनकी पूजा आज भी वहां पर राजा के रूप में होती है, ना कि भगवान के रूप में। ध्यान रखना है। बजरंगगढ़ का किला कहां है? बजरंगगढ़ का किला गुना में। कहां स्थित है? गुना में। क्लियर? आगे देखिए। शिवपुरी जिले में स्थित नरवर का किला महाभारत काल के राजा नल और दमयंती से जुड़ा है। नरवर का किला कच्छप घाट, तोमर और जयपुर के राजपूत शासकों के अधीन रहा। यहां नल दमयंती की अमर प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेस ऑफ मांडू वॉज बिल्ट एज अ रेप्लिका ऑफ वारंगल फोर्ट ऑफ साउथ इंडिया? यानी कि मांडू का कौन सा महल है जो दक्षिण भारत के वारंगल किले की प्रतिकृति के रूप में बना है? तो हिंडोला महल। कौन सा किला? हिंडोला महल। हिंडोला महल का निर्माण ग्यासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? ग्यासुद्दीन खिलजी ने। तो ध्यान रखना है, ग्यासुद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? मध्य प्रदेश के मांडू में हिंडोला महल का। हिंडोला महल ये वारंगल फोर्ट की प्रतिरूप भी बनाया गया है। इसे हिंडोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो वॉल्स हैं वो 77 डिग्रीज पर झुकी हुई हैं, इंक्लाइंड हैं। इसीलिए ये जो महल है ये घूमता सा प्रतीत होता है। ध्यान रखना है। यह महल दक्षिण भारत के वारंगल किले की वास्तुकला से प्रभावित होकर बना। जैसे जो मुमताज जी के लिए ताजमहल बनवाया गया था, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो वो भी किससे इंस्पायर होकर बना था? मध्य प्रदेश में स्थित होशंगशाह के मकबरे से। ठीक। महल की विशाल जालियां और ऊंचे मेहराब इसे हवादार और भव्य बनाते हैं। 72 नहीं 77 डिग्री झुकाव के कारण पर यह बनी है, जिससे यह झूलता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? आगे, मांडू स्थित अशरफी महल का निर्माण किसने करवाया? तो मांडू स्थित जो अशरफी महल है उसका निर्माण कार्य या उसकी नींव तो रखवाई थी होशंगशाह गौरी ने, लेकिन उसका निर्माण मालवा के खिलजी महमूद खिलजी ने करवाया था। तो अशरफी महल, मांडू का जामा मस्जिद और होशंगशाह का मकबरा, ये तीनों ही चीजें किसने बनवाई थी? महमूद खिलजी ने। वहीं हम ग्यासुद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने हिंडोला महल बनवाया, चंपा बावड़ी बनवाई और जहाज महल बनवाया। जहाज महल। आगे, मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा अभियान के दौरान परमार शासक महलक देव की हत्या करवा दी थी। ठीक है। आगे, मध्य प्रदेश में नारायण कुटी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में नारायण कुटी कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। कहां पर? देवास में। यहां राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि ने घोर तपस्या साधना की थी। नारायण सरस्वती नामक महात्मा के निवास स्थान होने के कारण इसका नाम नारायण कुटी पड़ा। भर्तहरि के वैराग्य की कहानियां, शासक के रूप में उनकी कहानियां, ये सभी हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। क्लियर? कि भर्तहरि जो इतने बड़े शासक थे, इतने महान शासक थे, उन्होंने वैराग्य धारण क्यों किया। क्लियर? आगे देखिए, निम्न में से होशंगशाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित होशंगशाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो विशेष शैली में बने होने की वजह से, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में संगमरमर से बनी पहली इमारत थी होशंगशाह का मकबरा, और इसी से प्रेरित होकर मुमताज का मकबरा ताजमहल के नाम से आगरा में बनवाया गया था। लिखा है, कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसी मकबरे से प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट है,
विच फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज बाब ए दक्कन या कलोद ए दक्कन? हिंदी में बोलूं तो मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का दरवाजा कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण का दरवाजा हम असीरगढ़ किले को कहते हैं, जिसका निर्माण राजा आशा अहीर ने करवाया था, राजा आशा अहीर ने। लेकिन बाद में फर्रुखी वंश के शासक नासिर खान द्वारा इसे छीन लिया गया, नासिर खान द्वारा इसे छीन लिया गया। नासिर खान ने बेसिकली हम इन्हें मलिक नासिर भी कहते हैं, मलिक नसीर। यहां पर आशा देवी का स्टैचू और एक हिस्टोरिक ऐतिहासिक शिव मंदिर भी स्थित है। अकबर ने 1601 में असीरगढ़ अभियान किया था, जो अकबर के जीवन का या अकबर के शासनकाल का अंतिम अभियान था 1601 में, जो फर्रुखी डायनेस्टी के शासक मीरन बहादुर के खिलाफ था। अकबर और मीरन बहादुर 1601 में हुए इस अभियान, जो इसे असीरगढ़ अभियान कहते हैं, अकबर की विजय हुई और फारूकी डायनेस्टी का जो शासन है, उनका जो रीजन है, वो किसके अधीन आ गया? अकबर के अधीन। अकबर ने इस युद्ध के लिए या इस आक्रमण के लिए या इस अभियान के लिए इतने बड़े लेवल पर पैसे और गहने बांटे थे कि इतिहासकारों ने कहा कि जो हमारे असीरगढ़ के द्वार हैं, अकबर के इस अभियान के लिए कहा गया कि जो असीरगढ़ के द्वार हैं वो सोने की कुंजी से खोले गए, यानी कि सोने की चाबी से खोले गए। ध्यान रखना है। भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहते हैं? Which fort of मध्य प्रदेश is known as Pearl of Forts या Necklace of Indian Forts? किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर के किले को, देखो अजयगढ़ का किला पन्ना में स्थित है, ओरछा का किला ओरछा निवाड़ी में स्थित है, नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है और ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है, जिसे पर्ल ऑफ फोर्ट्स भी कहते हैं। इसे गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। क्यों इसे ईस्ट का जिब्राल्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इस स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, इसकी कठोरता और इसकी मजबूती की वजह से हम इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इसे भारतीय दुर्गों की मणिमाला या पर्ल नेकलेस ऑफ इंडियन फोर्ट्स भी कहा जाता है। क्लियर है? इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में करवाया गया था, 525 एडी में। बात करें इस किले की तो यहां पर 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें है आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, हाथी फूल दरवाजा, आलमगीर, हिंडोला, चतुर्भुज, हाथी फूल और गुजरी महल दरवाजा। गुजरी महल दरवाजा ये सभी कहाँ स्थित हैं? ग्वालियर के किले में, जहां चतुर्भुज दरवाजा को हम भरथरी दरवाजा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ग्वालियर के किले में जो 5 दरवाजे स्थित हैं वो ये हैं: आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा और भरथरी दरवाजा। क्लियर है? हाथी फूल दरवाजा। उसके बाद ग्वालियर के किले में सास बहू मंदिर भी स्थित है। वास्तव में इस मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु मंदिर है। क्लियर? लेकिन परिवर्तन के साथ, समय के साथ इसे सास बहू मंदिर बोला जाने लगा। यहाँ सास बहू की प्रतिमा नहीं, यहाँ भगवान विष्णु की पद्मनाभ रूप की प्रतिमा है। किसकी? भगवान विष्णु की पद्मनाभ रूप की प्रतिमा यहाँ पर अलंकृत है। आगे ध्यान रखना है, सास बहू मंदिर यहाँ पर स्थित है और चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के सेनापति अल्ल ने, जहां पर सबसे पहले शून्य यानी कि 0 का मेंशन, 0 का अंकन मिलता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ग्वालियर के किले के बारे में। इससे हम क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ फोर्ट्स। वहीं अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में शाही किला किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का शाही किला कहा जाता है असीरगढ़ के किले को या बुरहानपुर किले को, दोनों एक ही हैं। क्लियर? हाथी फूल दरवाजा कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा ग्वालियर के किले पर। नेक्स्ट है
गेट्स देखिए यहां पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है यहां पर, किस किले को शाही किला कहा जाता है? तो बुरहानपुर किले को। निर्माण वही बुरहानपुर किला असीरगढ़ में स्थित है, इसलिए असीरगढ़ किला भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था आशा अहीर ने। बाद में इसे मलिक नसीर फरूकी डायनेस्टी के शासक द्वारा छीन लिया गया था और अपने कब्जे में करा लिया गया था। ध्यान रखना है, इस फोर्ट में आशा देवी की जो प्रतिमा है और भगवान शिव की मूर्ति विराजित है। क्लियर? ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में ही की थी। जहांगीर और उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो के बीच विद्रोह हुआ था और खुसरो की हत्या जहांगीर ने बुरहानपुर किले में ही की थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो वीर सिंह देव बुंदेला, बुंदेल वंश के प्रतापी शासक थे वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला, उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे जहांगीर के साथ और जहांगीर के कहने पर ही जहांगीर उनके फ्रेंडली रिलेशंस किसके साथ थे? जहांगीर के साथ। और ध्यान रखना है कि जहांगीर के कहने पर ही उन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी 1602 में। क्लियर? तो जहांगीर महल वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के आगमन पर ओरछा के किले में बनवाया था। तो द आंसर इज ओरछा। क्लियर है आप सभी को इतनी बातें? आगे, मध्य प्रदेश में कजलीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कजलीगढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कजलीगढ़ जो केव्स हैं वो इंदौर में स्थित है, जिसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। शिवाजी राव होलकर। क्लियर? ये शिवाजी राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में अन्य चीजें जिसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, तो देखिए, एक तो है हमारा क्या, एक है शिव विलास पैलेस, शिव विलास पैलेस। एक है सुख विलास पैलेस, सुख विलास पैलेस। और एक है मध्य प्रदेश के इंदौर में अन्नपूर्णा रोड में स्थित लाल बाग पैलेस। इन तीनों का जो निर्माण है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शिवाजी राव होलकर के द्वारा करवाया गया। साथ ही साथ इन्होंने होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई, विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। और साथ ही साथ इन्होंने दरिया महल की स्थापना भी करवाई थी। साथ ही साथ इन्होंने दरिया महल की स्थापना भी करवाई थी। और दरिया महल कहाँ स्थित है? खरगोन के बड़वाह में, जहां पर महाशीर प्रजनन केंद्र भी प्रस्तावित है और बनाया जा रहा है, नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर? ध्यान रहेंगी इतनी बातें। तो शिवाजी राव होलकर के द्वारा मध्य प्रदेश में शिव विलास, सुख विलास, लाल बाग पैलेस और होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना इंदौर में करवाई गई। साथ ही साथ इनके द्वारा दरिया महल की स्थापना भी करवाई गई थी खरगोन के बड़वाह पे। क्लियर है? इन्होंने कजलीगढ़ की फोर्ट या कजलीगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। और ये जो कजलीगढ़ किला है ये होलकर शासकों के लिए शाही शिकार गृह के रूप में कार्य करता था। क्लियर है? होलकर शासक इस स्थान का उपयोग अपने शिकार गृह के रूप में करते थे। इंदौर से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के आसपास ये किला स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शिवाजी राव होलकर ने। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो हमने बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ लगाए हैं। आई होप हमने इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है और अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में और आगे भी हम जो कुछ पढ़ेंगे वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आया होगा और आगे आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।